So everyone note down. In today's class, we will begin application of calculus in commerce and economics. Now, the basic concepts required in this particular chapter is just basic of differentiation. If you know basics of differentiation, you can do this particular chapter properly. Okay? तो अगर तुमको differentiation थोड़ा बहुत आता है तो ये chapter में कहीं कोई problem नहीं. But once again, I just remind you that please switch on your camera. Now, let me just start with the basic concepts. What are the concepts required in this? So the name of the chapter is Application of Calculus in Commerce and Economics. यहाँ पे हम लोग कुछ कैलकुलस का हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स मतलब कौन से मैथमेटिकल टूल्स यूज करने वाले हैं कैलकुलस को. नाउ दिस मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके हम लोग मतलब इकोनॉमिक्स में कैसे पर्टिकुलर चीज को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. स्टडी ऑफ कॉमर्स बिकम्स वेरी सिंपल. नाउ दिस इज व्हाट वी विल डू टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर क्लास. सो दैट्स व्हेन लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज कॉस्ट फंक्शन. Now what do you mean by a cost function? See, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें या ट्रेड जो भी ट्रेड का बिजनेस तुम कर रहे हो, अगर एक प्रोडक्ट का ट्रेड का बिजनेस कर रहे हो, तो अगर हम उसका बात करें तो हर एक जगह जहां पे भी कोई भी तुम्हारा बिजनेस, तुम लोग बिजनेस का डेफिनेशन मुझे समझाना नहीं है, तुम लोग अकाउंट्स के बारे में अच्छे से पता है तुम लोगों को, तो बिजनेस का डेफिनेशन मुझे नहीं पता. तो अगर जहां पे भी कोई भी तरह का बिजनेस इन्वॉल्व है तो वहां पे दो तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. अगर तुम देखो तो कोई भी प्रोडक्ट का ठीक है, अगर देखा जाए तो दो तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट. यस एवरीवन, कोई भी चीज अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का बात करें और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट में दो तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट. नाउ कॉस्ट फंक्शन को हम लोग सी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे. मतलब कॉस्ट फंक्शन जैसे फंक्शन मतलब हम लोग एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, जी से भी डिनोट कर सकते हैं, आर से भी डिनोट कर सकते हैं. वैसे कॉस्ट फंक्शन को सी से डिनोट करें. और एक्स क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स को डिनोट कर रहा है एक्स. तो अगर मान लो यहाँ पे मैं कॉस्ट फंक्शन का बात करूं, सो इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. Now you know that again fixed cost is not dependent on the number of units. बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये अगर ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये भी एक तरह का मेरे लिए एक तरह का क्या एब्सोल्युटली इट्स अ बिजनेस राइट फॉर मी. तो अगर हम देखें तो ये किस तरह का बिजनेस है? सर्विस. एक्चुअली आई प्रोवाइड सर्विस. व्हाट टाइप ऑफ सर्विस? यू ऑल नो दैट. तो अगर मान लो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व है. एक क्या है तुम्हारा? फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज रेंट, है कि नहीं. एक हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ये तुम्हारा डिपेंडेंट नहीं है कि हम कितना घंटा इसको यूज कर रहे हैं. हम जितना भी घंटा इसको यूज करें, ठीक है, मेरे ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है मुझे वो पे करना ही पड़ेगा. लेकिन उसके साथ साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है? जितना ज्यादा इसको मतलब यूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है. और यहाँ पे सबसे जो वेरिएबल कॉस्ट जो मुझे दिख रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है. समझ में आया तो बात. तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ओवरऑल कॉस्टिंग का बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट क्या चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? फिक्स्ड कॉस्ट, वापस से फिक्स्ड कॉस्ट आ ही रहा है जो कि रेंट है, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स एंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ यूनिट्स जितना भी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसके हिसाब से उतना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स उठ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं. तो वो हो गया तुम्हारा एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट. अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का बात करें, कोई भी प्रोडक्ट एक बहुत सिंपल सा अगर हम बात करें तो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, बट अगर मान लो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो यहाँ पे भी दो तरह का एक कॉस्ट इन्वॉल्व है. एक हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि लैंड. तुम्हारा लैंड क्यों ना हो, लेकिन जब तुमको पता है कि बिजनेस लैंग्वेज में जब हम बिजनेस फॉर्म करते हैं तो वो एक बिजनेस एक एंटिटी होता है, हम उसको फॉर्म अपना लैंड देते हैं राइट. तो वो लैंड का भी तुम्हारा हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका रेंट कितना होगा. ठीक है, तो बहुत तरह का कॉस्ट वहां पे इन्वॉल्व है कि नहीं. अगर तुम मशीनरी खरीद रहे हैं जो कि जिससे हमको मैन्युफैक्चर करना है तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन जब होगा तो डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होता है? एक तरह का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, है कि नहीं, जो हमको कैलकुलेट करना होगा कि ये मेरा अगर मशीनरी है तो वो थोड़ी ना उसमें कॉस्ट से हम हटा सकते हैं, नहीं. प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया कि जितना बॉटल मैन्युफैक्चर करेंगे उतना मेरे को इसके लिए मटेरियल रॉ मटेरियल्स यूज होगा. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट. लेबर हो गया वेरिएबल कॉस्ट.
है कि नहीं? सो वी आर फाइंडिंग दैट, तो अगर हम कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें तो वो कॉस्ट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? It is equal to fixed cost, which is irrespective of, independent of number of units, and the other is a variable cost, which is directly dependent on the number of units we are manufacturing. All right, everyone. Next, number two. Number two is revenue function. तो revenue function को हम लोग R of X से डिनोट कर सकते हैं. What is a revenue function? देखो तुमको पता है कि रेवेन्यू मतलब सबसे पहले बिजनेस में पहला अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बात करें तो सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद क्या होता है सेल, है कि नहीं? सेल करके जो तुम्हारे पास पैसा आया, सेल करके जो तुम्हारे पास पैसा आया उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू बोलते हैं. तो रेवेन्यू मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट डिनोटेड विद P into number of units you are selling in the market. So what is P? P is the price per unit, we can say. P is the price पर यूनिट. या हम ये भी बोल सकते हैं कि P के जगह पे तुम्हारा जो मतलब जो होगा तो तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि G of X हो सकता है. What do you mean by G of X? G of X denotes demand function. What does G of X denotes? It denotes demand function. जैसे कि इस तरह का तुम लोग देखा होगा कि कभी-कभी तुम लोग बिग बाजार में जाते हो और तुम लोग को देखने को मिलता है कि अगर तुम शाम के टाइम में जाओ तो कोई भी प्रोडक्ट, मान लो ये स्टील का बॉटल का ये जो प्रोडक्ट है, इस तरह का बोला जाता है कि बाय 2 गेट 50% डिस्काउंट, बाय 3 गेट 40% डिस्काउंट. इस तरह का कुछ ना कुछ देते हैं कि नहीं, डिस्काउंट देते हैं. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर हम अदर डेज में जाएं तो वहां पे तुम्हारा कॉस्ट पर बोतल फिक्स्ड होता है कि तुम जितना भी बॉटल लेके जाओ, लेकिन तुमको कॉस्ट पर बोतल जो है वो तुमको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा. लेकिन सपोज तुम संडे को गए तो संडे के दिन क्या होता है कि इस हिसाब से वो डिमांड होता है उस पर्टिकुलर गुड का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. यूजुअली कभी भी प्रोडक्ट का डिमांड के हिसाब से तुम यूजुअली दिखता होगा मॉल में, जैसे कोलकाता बाजार या बिग बाजार या जहां पे भी तुम्हारा हम लोग डे टू डे जो चीज यूज करते हैं वहां पे डिमांड बढ़ने से जब देखता है वो लोग की सेल बढ़ाना है तो वो लोग हमेशा कॉस्ट को घटा देते हैं, है कि नहीं? कॉस्ट पर यूनिट घटा देता है. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि कॉस्ट, सी प्राइस पर यूनिट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, बट इन आवर स्टडी, in our study of this chapter application of calculus in commerce economics, only it is dependent on one factor. And what is that factor? X. What is X? X is the number of units. वैसे बहुत सारा फैक्टर्स होता है. क्या तुमको ये लगता है कि वो लोग डिस्काउंट सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर दे के देते हैं? बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स है, बहुत सारा. We cannot actually predict what are the factors until unless अगर हमको डेक में जाके अगर हम सर्वे ना करें तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है. हो सकता है कि तुम्हारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो बिग बाजार है उसके ऊपर भी डिपेंड करता होगा कि उस दिन सेल क्या है. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स वी कैन से, राइट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई. लेकिन अपने जो सिलेबस में मतलब हम अपने लोग इतने ज्यादा मतलब मल्टी वेरिएबल फैक्टर्स पे नहीं जा रहे, हम लोग सिंगल वेरिएबल फैक्टर पे जा रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स. तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या डिनोट करता है? जी ऑफ एक्स डिनोट करता है प्राइस पर यूनिट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन एक्स यूनिट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर. ऑलराइट एवरीवन, आई रिपीट, व्हाट डज P denotes? P denotes price per unit which is fixed sometime, or it is also determined by the demand function. It is also determined by the demand function, which in your syllabus is a single variable. It's based on a single factor. And what is the single factor? Single factor is X. मतलब X पे ही तुम्हारा प्राइस पर यूनिट डिपेंडेंट है. मतलब तुम अगर जो डिमांड फंक्शन है उससे तुम ये पता कर पाओगे कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर तुम X यूनिट डिमांड कर रहे हो तो तुमको एक यूनिट के लिए कितना पे करना होगा. दैट इज डिटरमाइंड बाय G of X. समझ में आया बात? G of X मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ X यूनिट नहीं, सॉरी, टोटल प्राइस ऑफ X यूनिट नहीं. समझ में आया मेरा बात? G of X का मतलब क्या होता है? प्राइस पर यूनिट when X unit is demanded at the time. I hope you got my point, everyone. And revenue is nothing but sale. Sale करके जो पैसा है, सेल करके जो पैसा आया वो हो गया रेवेन्यू फंक्शन. तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा? P मतलब प्राइस पर यूनिट, fixed or variable, I mean depends on the demand of that particular commodity and to number of units you are मतलब selling. All right everyone, I hope you got my point everyone. सर रेवेन्यू फंक्शन फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P को G of X की जगह लिख सकते हैं. एब्सोल्युटली. G of X डॉट X. इसलिए मैंने यहाँ पे P को इससे या फिर इससे डिनोट किया. तो P की जगह पे Gx एक ही बात है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो. तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऑफ पर यूनिट दिया हुआ है, अगर हमको फाइंड करना पड़ जाए प्राइस ऑफ पर यूनिट ना. हम मैंने बोला ना यहाँ पे कि तुमको या तो प्राइस पर यूनिट दिया जा सकता है या तो तुमको निकालना पड़ सकता है. हाँ, ओके. नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हो गया तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन.
तुम मान लो सामान बनाया, तुम सामान को बेचा, अब क्या कैलकुलेट करेगा, कितना प्रॉफिट है, राइट, कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फंक्शन इज द थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट फंक्शन इज द थर्ड पॉइंट। एंड व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? यू नो दैट रेवेन्यू अर्न माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रेवेन्यू अर्न माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू अ प्रॉफिट फंक्शन। ऑलराइट एवरीवन, इतना मुझे इसको समझाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 4, then we have a situation called break even point. Then we have a situation called break even point. Can you explain me what is this point, break even point, anyone? Is break even point, what is break even point, anyone? Profit is zero. Yes, absolutely. मतलब उसमें ना तुमने प्रॉफिट अर्न किया ना तुमने लॉस इनकर्ड किया, मतलब वहां पे तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा जीरो के बराबर है। दैट इज profit function is equals to zero. That is, we can say revenue earned is equal to cost. Okay everyone, तो ये तुम्हारा जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है इसको फटाफट लिखो, ठीक है। Now next number 5. Now अब सबसे पहला चीज एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है तो शायद तुम लोग मुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कोई मुझे बता सकते हो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर जब आप एक The cost incurred by additional unit. Cost incurred by manufacturing one additional unit, है कि नहीं, is called what? Marginal cost. अच्छा एक बात बताओ, तो marginal cost बढ़ेगा तो अच्छा है या घटेगा तो अच्छा है? घटेगा तो अच्छा है। क्यों है? बिकॉज ऐसे इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होगा, वो कम होगा। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट अगर घट रहा है इसका मतलब क्या इंडिकेटर है, मतलब तुम्हारे एक फैक्ट्री के लिए बढ़िया इंडिकेटर है कि तुम इट गिव्स यू व्हाट, इट मोटिवेट्स यू टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ, आई मीन जो भी तुम्हारा काम है उसका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन द कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट मतलब क्या, जैसे मान लो तुमने सपोज 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 10 यूनिट्स कोई भी तुम्हारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है मैन्युफैक्चर किया, और तुमने 11th यूनिट मैन्युफैक्चर करके जो तुम्हारा चेंज इन कॉस्ट है उस चेंज इन कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब ये होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग MC ऑफ X से डिनोट करेंगे, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो ये क्या हो गया बताओ, तो चेंज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन में, मैथ्स में चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, dy by dx से डिनोट करते हैं। मैथ्स में चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, मुझे अगर y का चेंज को मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे मेजर करेंगे, dy by dx से। जैसे मान लो मुझे y इक्वल टू 2x + 1 है और मैंने पहले भी समझाया कि अगर x का वैल्यू 1 है तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि अगर x का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ रहा है तो y का वैल्यू कितने यूनिट चेंज हो रहा है बताओ तो। मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज हाउ मच, 2/1, दैट इज 2 यूनिट। इसको तुम डिफरेंशिएट करके देखो, व्हाट इज dy by dx, यू आर गेटिंग 2। check करो। So we are finding that we are measuring the rate of change of one quantity which is dependent on some other quantity. We are finding the rate of change of y which is dependent on x. तो dy by dx हम मेजर करें, that is 2। तो अब वैसे ठीक वैसे अगर हमको मान लो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब पता है तो चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस, आई मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो अगर हम कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा उससे। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, मार्जिनल प्रॉफिट। कोई बता सकता है मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? बताओ मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? वही सेम चीज, एक एडिशनल यूनिट को बेच करके तुमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल प्रॉफिट। और मार्जिनल प्रॉफिट घटना अच्छा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मार्जिनल प्रॉफिट बढ़ना अच्छा है, क्योंकि मार्जिनल प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब अच्छा है।
ठीक है, मतलब तुम जितना ज्यादा सेल करोगे तुम उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे. सो वी आर फाइंडिंग दैट व्हाट इज मार्जिनल प्रॉफिट. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रॉफिट. प्रॉफिट चेंज. एक ही बात है, प्रॉफिट. ठीक है. Now based on this concept we have got the first exercise which we can begin now. Okay, now the other things are not there in the syllabus right now because वो चीज अभी फिलहाल के लिए जो है, मतलब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट टर्म में डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड ये सभी टॉपिक्स हैं. तो अब हम लोग इसके ऊपर सम्स पहले स्टार्ट करते हैं. सो फॉर दिस यू नीड टू टेक आउट योर ओपी मल्होत्रा बुक. एवरीवन टेक इट. I want your attention here, everyone. See the first question. A manufacturer of steel almirahs. Let me tell you one thing. I'm starting from OP Malhotra, first exercise, that is 26A. All right, everyone. Now see the first question. The manufacturer of steel almirah has fixed costs of rupees 1 lakh. So everyone note down how you have to represent. Okay, this is also very important, but as you know that everything is multiple choice, so it's not that important. But then also you must write down. So what is given to you? Fixed cost. मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम F से डिनोट करें. F से डिनोट करें फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट का 1 लाख रुपीस है. उसके बाद एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 पर यूनिट. रुपीस 400 पर यूनिट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 400 रुपया लगता है. ये वेरिएबल कॉस्ट है. तो एक बात बताओ, अगर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 400 यूनिट खर्च होता है, तो फिर x यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना खर्च होगा? 400x, सॉरी, या 400x. ठीक है. अब बताओ मुझे, अब हमको निकालना है फाइंड द इक्वेशन रिलेटिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्शन. मतलब हम लोग को कॉस्ट टू द प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट फंक्शन निकालना. तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 1 lakh plus 400x. अब at the end क्या बोल रहा है? What is the cost of producing 100 almirahs? Therefore, cost of producing 100 almirahs equals to 1 lakh plus 40,000. That is 1,40,000. This is an answer. All right, everyone? Okay? तो तुम देखना स्टार्टिंग में बहुत सारा सम्स जो है इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो एक बार मैं कुछ मार्क कर देता हूँ सम्स. एक बार तुम लोग स्टार्ट करो. Now, I want everyone to complete all the 5 questions. I mean, एक तो मैंने कर दिया. Means remaining 4 questions of number 1. Is this clear to everyone? So that you get a concept how to use the, I mean, जो भी मैंने बेसिक कराया था. ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करो सबसे. So cost of producing 100 almirah equals to what? C of, मतलब तुमको क्या निकालना है? C of 100 निकालना. मतलब C of 100 निकालना. All right, everyone? So I want your attention here. मैं जस्ट एक बार जस्ट ऐसे ब्रीफ कर दे रहा हूँ सारे आपको सॉल्यूशंस को. एक बार ध्यान से नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 का a hotel banquet for groups of people at a cost of 200 per person. 200 per person खत्म हो गया. प्लस एन ओवरहेड चार्ज है. ये देखो ध्यान से नोट करना. मतलब यहाँ पे अगर हमको कॉस्ट फंक्शन का बात किया जाए c of x का, so it will be how much? It will be equals to 200 per person. So for x person, it will be 200x plus an overhead charge of 750. Now question number 3 देखना एक बार. So this was quite simple. Question number 3 में क्या है देखो एक बार. Company finds its cost function to be, मतलब यहाँ पे अपने लोगों को cost function दिया गया. And what is the cost function here? It is 100 plus 50x. उसके बाद क्या लिखा हुआ देखना एक बार. And its demand function to be 102 minus x. Now what is, find the cost c of x they would charge. Just a minute, sorry. Find the revenue function and the profit function. इसमें हमको ये निकालना.
तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? रेवेन्यू फंक्शन से बोल रहे हैं so revenue function will be प्राइस पर यूनिट, जो कि यहाँ पे डिमांड फंक्शन से डिनोट किया जा रहा है, इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। एक ही बात हुआ, देखो ध्यान से, अगर मान लो तुमको, ध्यान से एक बार सुनना एक बार, अगर मान लो तुमको 2 यूनिट्स तुमने बेचा और तुमको जानना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो 102 माइनस 2 कितना हो गया? 100 हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट हो गया, इनटू 2 क्या हो गया? 200। समझ में मेरे बात? देखो ध्यान से कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है, तुम ध्यान से नोट करो। 102 माइनस x हो गया कॉस्ट पर यूनिट व्हेन यू आर डिमांडिंग x यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लो तुम 2 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, तुम सपोज 2 यूनिट बेच रहे हैं, सॉरी रेवेन्यू मतलब बेच करके तुमको कितना आया 2 यूनिट बेच करके, तो 102 माइनस 2 हो गया क्या बताओ तो? प्राइस पर यूनिट इनटू तुमने कितना बेचा? 2 यूनिट्स, तो 2 into 100 क्या हो जाएगा? रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग 2 यूनिट्स। समझ में मेरे बात क्लियर हुआ सबका? तो ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन। नंबर 2, व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? ये कैपिटल P है, देखो डिफरेंस दोनों में है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? इट इज रेवेन्यू जनरेटेड माइनस कॉस्ट फंक्शन, व्हिच इज 102x minus x square minus 200x plus 750. If you eliminate the bracket, सही यार, दूसरा कॉस्ट फंक्शन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। yes, I'm sorry. फिर सॉल्व करके कितना आ जाएगा? You will get -100 minus 100 plus minus x square plus plus 52x कितना? 152 सर प्लस 52x होगा 52x 102x minus 50x होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला देखना एक बार। Everyone note down question number 4. A company produced commodity with 10,000 fixed cost. The variable cost are, अब देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पे अपने लोग को दिया हुआ है fixed cost which is 10,000 और variable cost दिया हुआ है which is 25% of the total revenue received। तो revenue function क्या हो गया बताओ तो? revenue function हम लोग को लिखा हुआ है it is 6x, क्योंकि 6 rupees per unit, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है the revenue received on selling the product at the rate of 6 rupees per unit। मतलब एक यूनिट को बेच करके अगर 6 रुपए आएगा तो x यूनिट को बेच करके कितना रुपया आएगा? तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीव। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% of the total revenue, that is 25 by 100 is 1/4 into 6x कितना हो जाएगा? 3x by, all right everyone, next उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखना एक बार, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शंस। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? इट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या हो जाएगा? ये तो पता ही है, तो दो चीजों को आंसर देना। प्रॉफिट भी है प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट, सॉल्व करें, ठीक है। सर ये आप जो वेरिएबल कॉस्ट 25/100 into 6x के है, हाँ, तो इसके बाद उसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, बिना सिंपलीफाई करे भी ना क्यों करेंगे, क्यों नहीं सिंपलीफाई करेंगे? लाइक सपोज इफ यू, तुमसे अगर कोई पूछे कि प्रॉफिट कितना है, अगर तुम प्रॉफिट कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट कमाते हैं, तुम्हारा कॉस्ट है 100 रुपया, तो प्रॉफिट 10/100 into 100 लिख के छोड़ देंगे या कैलकुलेट भी करेंगे? सिंपलीफिकेशन का जरूरत है सर, ये फाइनल आंसर सिंपलीफाइड फॉर्म में हमेशा लिखना चाहिए, ऑलवेज इट इज एडवाइस। नेक्स्ट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एकदम वैसे ही है, देखो डिमांड फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इज गिवन बाय, देखना एक बार, डिमांड फॉर अ सर्टेन कमोडिटी
is given by P equals to 1000 minus 15x minus x square, where x is greater than 0 less than 25. ठीक है, अब देखो ध्यान से, what is the price per unit and the total revenue from the sale of 2 units. मतलब price per unit and the total revenue from the sale of 2 units. तो price per unit क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हैं? So x के जगह 2 क्योंकि ये डिमांड फंक्शन है, x की जगह 2 लगा दो। So ये जो प्राइस पर यूनिट लिखे इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करेगा कि So the price for 2 units हो गया ना? हाँ? Sir, price for 2 units हो गया। नहीं, ये हो गया price when 2 units are demanded, मतलब price per unit when 2 units are demanded। समझ में आया बात मेरा? ये हो गया तुम्हारा एक ही यूनिट का दाम जब तुम 2 यूनिट डिमांड कर रहे थे, समझ में आया तो बात? At the time when 2 units is demanded, what is the price of one commodity? It is 1000 minus 34. And what is 1000 minus 34? ठीक है, अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए what is the revenue earned, revenue from the sale of 2 units, तो आंसर क्या होगा? 966 into 1930. Alright everyone? So प्राइस पर यूनिट स्मॉल पी से डिनोट कर देगी क्या? वो लोग जो लिखेगा वैसा हमको डिनोट करेंगे। यूजुअली वो लोग या तो स्मॉल p देगा या स्मॉल p ऑफ x होगा या तो g ऑफ x होगा या q ऑफ x भी होता है बहुत ऐसे। ठीक है, तो ये x का कैपिटल P प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मान लो लोग कैपिटल P से डिनोट कर दे रहे हैं तो तुम प्रॉफिट को किसी और चीज से डिनोट कर, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए देखो मैं कोई भी फंक्शन लिख के बगल में तब लिख रहा हूँ कॉस्ट फंक्शन, फिर लिख रहा हूँ c ऑफ x, जिससे पता चल पाए कि c ऑफ x मतलब क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में x is greater than 0 and less than 25 का क्या काम है? मतलब अब मान लो तुम्हारा ये फंक्शन जो है तभी के लिए काम करेगा। डिमांड फंक्शन का ये मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अगर मान लो तुमको अगर ऐसे डिस्काउंट दे रहे हैं कि इस बॉटल का दाम है 1000 रुपया, 10 बॉटल कर दोगे तो 900 रुपया पड़ेगा, तो तुम अगर इस हिसाब से हिसाब लगाएगा कि अगर हम 1000 बॉटल खरीद लेंगे तो मेरे को एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वैसे ही तुम्हारा ये चीज है कि इतने सर्टेन मतलब एक रेंज के बीच में तुमको ये मतलब डिमांड फंक्शन है क्या कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन 25 की, समझ में? इस तरह से कुछ है इसकी। नाउ आगे देखना एक बार। नाउ एवरीवन नोट डाउन, जस्ट नाउ यू हैव टू डू few more questions and it is 4 का नंबर 1 and number 4 start 4 का 1 and 4।